फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 पर्यावरण। हमारा पर्यावरण है, इसमें चैप्टर 2 है सीटेट के लिए। आज हम लोग देखेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग देखेंगे एक प्याज की तरह। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रित परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्वती कहते हैं। पृथ्वी की सतह देख रहे हैं, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्वती कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र की सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल यानी सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की पर्वती मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। सीमे या सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। इसमें से देखिए क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहते हैं और पूछता भी है। सीटेट का प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे आपको सारे एनसीईआरटी से मिलेंगे। सोशल साइंस सेकंड पेपर के लिए है, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी जो हम देख रहे हैं। इस समय हम हमेशा डेली एक चैप्टर देखते हैं। देखेंगे विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसका गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, आप लोग ध्यान देंगे। फिर है देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग। अभी जैसे जो हम देखें यहाँ पे जो एल्युमिनियम ये सब देखें, सिलिका सीमे नीफे दिया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग ये देखिए स्थल मंडल, आंतरिक क्रोड इसे कहते हैं। ये मेटल क्रोड मेटल, सीमा बाह्य क्रोड। फिर देखिए महाद्वीपीय पर्वती और महासागरीय पर्वती। इसे यह महासागरीय पर्वती है, महासागर है, महाद्वीप है, महाद्वीपीय पर्वती है। आगे हम देखेंगे फिर से आगे क्या कह रहा है। देखिए आगे कहा था ना, जिस पर्वती के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। सबसे आंतरिक जो परत है क्रोड है। यहाँ पे आप देखेंगे क्रोड सबसे आंतरिक परत है ये। फिर है आगे देखेंगे जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। फिर देखेंगे पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्वती है। 84% हिस्सा मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, आप ध्यान देंगे। जो ऐसे सीटेट अलग से की पॉइंट दिया रहता है उसमें से मैक्सिमम टाइम मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है मिल ही जाते थे। जो मैंने दिया था मुझे भी ऐसे मिले थे, हम भी एनसीईआरटी से ही पढ़ के दिए थे। तो आगे देखेंगे इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। इग्नियस का अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम
जिसका अर्थ है स्थिर। मेटोमॉर्फिक, ग्रीक शब्द का मेटोमॉर्फिस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर आगे है जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। फिर है शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ या किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय शैल, जिसे इग्नियस कहते हैं। इग्नियस का अर्थ देखिए यहाँ पे दिया था, जिसका अर्थ अग्नि होता है। अवसादी, जिसे सेडिमेंट्री कहते हैं। फिर है अवसादी शैल। कायांतरित शैल, जिसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार, बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडी हो जाती है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षणों पत्थरों का उपयोग किया जाता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। जो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं, उन्हें अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैल को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं से जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो सकती है। देखिए, कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसाद। फिर आगे हैं शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कह रहा शैल कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू जिसे कहते हैं, चिविड्डी बचपन में बच्चे खेलते थे और हम लोग भी खेलते थे, जिसे स्टाप या हम लोग टीपू कहते थे। कीट 5 पत्थर, गिट्टी आदि अपने दादा दादी, माता पिता आदि पड़ोसियों से आप पूछकर अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे है, आपको जानकर आश्चर्य किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है? ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं।
अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए आगे दिखाया भी है। मैग्मा आग्नेय सेल, अवसाद, तलछट जो टूट के बिखर जाते हैं, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। देखिए कायांतरित, अवसादी और आग्नेय सेल। फिर है सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना आदि। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। हम पृथ्वी के बारे में इसमें देखेंगे। स्थलमंडल अनेक प्लेट में विभाजित हैं जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित कहते हैं, जैसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी ऐसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक आते हैं। फिर से हम इधर देखेंगे इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए देखेंगे। देखिए जो बल बन नहीं रहा, आ नहीं रहा उसमें। जो बल पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, जिसे एंडोजेनिक कहते हैं। देखिए यहाँ से एंडोजेनिक कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक, जैसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण होते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण होते हैं। देखिए इसमें पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए। पृथ्वी की गतियाँ बहिर्जनित बल, अंतर्जनित बल, आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। इसके आकस्मिक बल के अंतर्गत आते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पटल विरूपण के अंतर्गत हैं पर्वत निर्माण कार्य। फिर हम देखेंगे अपरदन एवं निक्षेपण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आते हैं नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। स्थल रूपों का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में दिया है। देखिए फिर यहाँ पे दिया है भूपर्पटी के अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। इसमें से देख लीजिए क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से लेके इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक दो बार सुन सकते हैं, काम करते समय सुन सकते हैं। फिर आगे है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे। भूप्रपीड़ पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखिए इसमें इसका अर्थ भी दिया है। एंडो अतः एक्सो, एंडो मतलब अंत, एक्सो मतलब बाह्य, जेनिक उत्पत्ति, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक के बारे में बताया है।
फिर देखिए एक ज्वालामुखी, उसके बारे में बताया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने की पृथ्वी की सतह का कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता हुआ उससे भूकंप कहते हैं। यहाँ से देखिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला चैप्टर। आगे हम देखेंगे भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थलीय लोग कुछ स्थानीय तरीकों से भूकंप संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, ये सब भूकंप के कारण हैं। पता चल जाता है पहले से वहाँ के जो रहने वाले थे। अभी NCERT के आसपास की बुक में दिया था कि किसी जगह पे भूकंप आने वाला था, वहाँ के जानवरों के हाव भाव से देख के लोग समझ गए थे और वहाँ से फिर निकल गए थे। काफ़ी लोग बच गए थे इसकी वजह से। फिर है भुज में भूकंप के झटके। देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 2001 में भुज में स्थिर रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। शहर में आग, भूकंप की वजह से जैसे लाइट है तो उसकी वजह से तार का सर्किट हुआ तो आग लगी। चारकोल एवं अंगीठियों को पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी। जैसे क्या पता कहीं पे अगर केबल की वजह से सर्किट हुआ वहाँ पे लगा, बहुत जगह चूल्हे से खाना बन रहा हो या अन्य तरीके से आग लगी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। फिर है भुज, इसमें हम देखेंगे इसको ध्यान से, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक रही। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। देखिए कह रहा है स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। स्कूलों की इमारतें थी गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हुई। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी थी। फिर आगे हम देखेंगे इसमें से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है, तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखेंगे भूकंप का मापक यंत्र। एक यंत्र से कैसे भूकंप लेखी कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। 2 क्वेश्चन इसमें से सीधे बन सकते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। फिर आगे हम देखेंगे इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे है भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करेंगे। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में रहें। और किन चीज़ों से हमें दूर रहना है उसके बारे में बताया है। आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाले सामान, खिड़कियों, दर्पण, तस्वीर फ्रेम, इन सब से दूर रहें। और अच्छा तो होगा अगर आप शहर में हैं तो
तुरंत फील्ड या कहीं मैदान में आप नहीं जा सकते हैं। गांव में है तो तुरंत निकल के आप दूर जा सकते हैं। इन सब मेज के नीचे, इन सब के नीचे हमें छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब शहरों में दिक्कत हो जाती है ज़्यादा। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं। आपदा का सामना विश्वास से करें। हाँ, एकदम से घबराना है। जो आप खुद को भी और जो अपने हैं उनको भी उस समय धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। आगे हम देखेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। अक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से अक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। पृथ्वी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। विश्व में हजारों जलप्रपात होते हैं। यहाँ देखिए, विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। इसमें से क्वेश्चन है, बन सकते हैं। आगे हम देखेंगे जब इसमें कुछ खास जो बहुत ज़रूरी होगा वही चीज़ें हम शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं। आगे देखेंगे समुद्र के कार्य। इसमें से तो कम संभावना है बनने की। हिमनद, इन सब से तो नहीं। पवन, ये सब नहीं। हम अगला चैप्टर देखेंगे इसके बाद। इसी में अगला चैप्टर हम देखेंगे वायु के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के कारण हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यह तो सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यह कारण वायु राशि है जिसने भूमि के तापमान को रहने योग्य बनाया है। और फिर हम इसमें देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार्स के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी की सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई वर्षा पिघलती है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं।
वे वृत्त वृत्त आरेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों को प्रतिशत दर्शाए गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है, देखिए जैसे ऑक्सीजन का बताया 21%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, 0.04% अन्य सभी गैसें हैं इसमें, और 0.93% आर्गन है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, सीटेट में नहीं अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेते कि कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, तो हमें याद रखने की ज़रूरत है। फिर आके देखेंगे, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले आते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु में नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों द्वारा तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ा जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। फिर आगे है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। और सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी वायुमंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। इसी वायुमंडल में मौसम का लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, पर्वत इसी में है। हम एक शब्दों में कह सकते हैं, एक लाइन में, जो मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं और उस क्षोभ मंडल में ही हम हैं। अगला है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। समताप मंडल ये जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। ये वाली जो परत है मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त, और इसी में हवाई जहाज उड़ने के अनुकूल होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। देखिए इसमें बताया है, ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर उसके बाद है मध्य मंडल, ये वाला। यह मंडल तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। देखिए क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है। यह लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने से पर जल जाते हैं।
इसके बाद है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ रेडियो संचार है। फिर है इसके लिए परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। फिर है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। यह वायुमंडल की सबसे पतली परत है। हल्की गैस एवं जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। और जो प्लेन होती है इसकी टायर में हीलियम गैस ही भरी जाती है, क्योंकि यह बहुत हल्की होती है। और प्लेन उड़ाने के अनुकूल होता है समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं और उसी मंडल में हम निवास करते हैं। मौसम एवं जलवायु। आगे हम देखेंगे पवन के बारे में। पवन, इससे क्वेश्चन पूछता है। उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल धुएं के उड़ते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतना तेज होता है कि विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। किंतु अन्य उदाहरण सोचिए, तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन के मुख्यतः 3 प्रकार हो सकते हैं, किया जा सकता है। हम आगे देखेंगे कौन कौन से 3 प्रकार हैं। देखिए, जैसे एक है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें, व्यापारिक पवनें, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थानीय पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। स्थानीय पवनें एक निश्चित दिशा में चलती है। फिर है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। मौसमी पवनें ये अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती हैं। और स्थानीय पवनें जो हैं, ये स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र गर्म शुष्क स्थानीय को जानते हैं? जिस पवन याद है, जैसे लू, अभी गर्मियों के समय में क्या है, देखिए लू चल रहा है, तो ये है स्थानीय पवनें। फिर आगे चक्रवात, प्राकृतिक चक्रवात। देखिए बताया है इसमें, उसे हम देखेंगे। बंगाल का है। चक्रवात प्राकृतिक आवाज। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य चक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग वर्षा एवं ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवन गिर गए, छतें भी उड़ गईं, विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवात पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक
तबाही आ गई। अचानक 7 से 10 मीटर उच्च ज्वारी तरंग आई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। फिर आगे है 25 अक्टूबर 1999 पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण चक्रवात उत्पन्न हुआ और वह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं वालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस चक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारी उत्कर्ष उत्पन्न हुई। लवणता के कारण कृषि योग्य भूमि अनुपजाऊ होकर बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोराड़ के बीच मैंग्रोव को जंगल लुप्त ही हो गए। इतनी तेज भयानक वहाँ पे आई। आज के लिए इतना ही हम देखेंगे। इसे आप 1-2 बार सुनिएगा। कोई काम करते समय भी आप सुन सकते हैं। 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको आपकी सलाह हमें काम आ सकती है। अगर आपको लगे कुछ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ तो आप अपनी राय अवश्य दें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।